हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 68 है वो होने वाला है बोलते हैं कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड किस तरीके से हम अपना कैश अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि मेरे बच्चे, लास्ट क्लास में हमने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना देख लिया था और एक उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिया था। बट आज की क्लास में हम पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, अपने आगे कंसेप्ट में बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट ने बेटा मुझे मैसेज किया था, तो वहां पर उसने मुझसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि सर, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है और जो आईएफआर है, आपने उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करा, वी एग्री कर दिया सर आपने। ठीक है, बट आपने उसको आगे पे क्यों नहीं करा? क्योंकि लाइबिलिटीज को जब हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम फिर उसको पे भी तो करते हैं। एग्रीड बेटा, हम उसको पे भी करते हैं। बट आप ये भी देखो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचाया हुआ प्रॉफिट है बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ऐसा प्रॉफिट बचाया हुआ जो एक सर्टेन एक्सपेंस के लिए है, यानी फ्यूचर में होने वाले बेड डेट के लिए। आपको लगता है फ्यूचर में बेड डेट हो सकते हैं, आपको डाउट है अपने डेटर्स के ऊपर कि कल के दिन डेटर पैसे देने से मना कर सकते हैं, तो आपने उसके ऊपर प्रोविजन बनाया। तो ये प्रॉफिट आपने बचा के रखा हुआ है, पर क्योंकि एक सर्टेन एक्सपेंस के लिए बचा के रखा है तो हम इसको प्रोविजन बोलते हैं। तो जो आपने पैसा बचा के रखा है होने वाले बेड डेट्स के लिए, तो आज तो आपका बिजनेस बंद हो रहा है ना बेटा, तो आप ये किसको पे करोगे? ये किसी को थोड़ी पे थोड़ी किया जाएगा। ये बस इसलिए ट्रांसफर रियलाइजेशन में इसलिए हो गया बेटा, क्योंकि ये प्रोविजन किससे लिंक करता था? डेटर से। अब डेटर तो एक नॉर्मल एसेट है, वो तो ट्रांसफर हो गया बेटा कहाँ? रियलाइजेशन में, यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, अब प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, तो हमने इसको भी कहाँ भेज दिया? रियलाइजेशन में, क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। बोलो बात समझ में आई? बट हम इस लाइबिलिटी को पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसे पे ही नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देखें, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आया, क्योंकि ये किससे लिंक करता है बेटा? इन्वेस्टमेंट से। अब क्योंकि बैलेंस शीट में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था वो एक नॉर्मल एसेट है, हम उसे बेच सकते हैं, तो हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा। पर जो आईएफआर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कहाँ दिख रहा था? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे आईएफआर किससे लिंक करता है? इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट जब कहाँ जा चुका है? रियलाइजेशन में, तो आईएफआर भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। अब क्योंकि आईएफआर लाइबिलिटी है, तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में। बट बेटा आप देखो, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस से बचने के लिए आईएफआर बनाया था। तो आप इस आईएफआर को, यानी रिजर्व के अंदर जो आपने प्रॉफिट डाला है, आप ये किसी को थोड़ी दे सकते हो एक्सेप्ट फॉर द ओनर, या आप किसी थर्ड पार्टी को थोड़ी पे करोगे। तो इसलिए मेरे बच्चे के आईएफआर जो है ना, ये किसी को पे नहीं किया जा सकता, किसी थर्ड पार्टी को हम पे नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको पे नहीं किया। बस ये यहाँ पर आ गए, बस ये यहाँ पर आ गए क्योंकि ना ये किसी कंसर्न्ड एसेट से जुड़े हुए थे बस। और क्योंकि वो एसेट लाइक डेटर और इन्वेस्टमेंट क्योंकि रियलाइजेशन में आई, तो उनसे जुड़े हुए प्रोविजन या रिजर्व वो भी रियलाइजेशन में आ गए, बट हम इनको पे नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आई? ये इसके पीछे का रीजन था ना एवरीवन। बेटा मेरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेबल हो, चाहे वो बैंक से लिया हुआ लोन हो, चाहे वो पार्टनर की वाइफ का लोन हो, या वो कोई कोई भी एक्सवाइजेड एक्सटर्नल लायबिलिटी हो, अगर वो हमारे बिजनेस के क्या लेकर जा रही हैं? एसेट्स। तो ऐसे में हम उसका कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में वो हमें यहाँ पर देखना है। हम बेटा यहाँ पर आगे जाकर देखेंगे, जब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या लेकर जाती है हमारे बिजनेस के एसेट्स, तो उसके ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फुल सेटलमेंट या तो पार्ट सेटलमेंट। हाँ, इसकी जानकारी बेटा क्वेश्चन में जरूर दी गई होगी कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जो हमारे बिजनेस के क्या लेकर जा रही हैं? एसेट, वो लेकर जा रही है या तो फुल सेटलमेंट में या तो लेकर जा रही है पार्ट सेटलमेंट में। इसकी जानकारी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फुल सेटलमेंट होगा तो फुल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, पार्ट सेटलमेंट होगा तो पार्ट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने फुल सेटलमेंट और पार्ट सेटलमेंट के आपको यहाँ पर
केसेस समझाए हैं कि किस तरीके से अगर एग्जाम में ये पॉइंट आता है तो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बेटा आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, आपने अपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। रियलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होता है बेटा। चलो आपने वो पहला स्टेप पूरे अच्छे तरीके से कर दिया। अब जब आप सेकंड स्टेप की तरफ जा रहे होते हो कि अपने एसेट को बेच रहे होते हो और अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे होते हो रियलाइजेशन में, है ना? याद है ना सेकंड पॉइंट? फर्स्ट स्टेप होता है अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना। सेकंड स्टेप होता है लाइबिलिटीज को पे करना और एसेट को बेचना। ये सेकंड स्टेप होता है आपका। ठीक है, तो वही है अब आपका सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, तो जब हम सेकंड स्टेप कर रहे होते हैं कि अपने एसेट्स को बेच रहे होते हैं क्रेडिट साइड में, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे होते हैं डेबिट साइड में, तो हमारा जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ना, यानी लाइक यहाँ पर मैंने संडे क्रेडिटर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। दे विल से टू पार्टनरशिप फर्म कि आप ना हमें अपने फर्म के एसेट दे दो, अपना स्टॉक दे दो आप हमें। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमारा क्रेडिटर हमारे बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है, स्टॉक, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो अगर ये फुल सेटलमेंट है बेटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये आपस में। और अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इनका फर्दर कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। देखा जाए बेटा तो हमारा संडे क्रेडिटर ना स्टॉक को कितने रुपए का लेकर जा रहा है, 1 लाख रुपए का लेकर जा रहा है। तो हमारे क्रेडिटर को ना 1 लाख रुपए से सेटिस्फाइड होना चाहिए था। बाकी 20,000 रुपए अभी भी क्रेडिटर के अकाउंट में बच रहे हैं, उसकी पेमेंट लेनी चाहिए थी क्रेडिटर को। पर क्योंकि ये केस ही किसका है, फुल सेटलमेंट का, तो क्रेडिटर कह रहा है मुझे नहीं चाहिए 20,000 रुपए, आप बस मुझे अपना स्टॉक दे दो 1 लाख, मैं एग्री कर जाऊंगा कि आपने मुझे 1,20,000 की पेमेंट कर दी, बात खत्म करो, रफा दफा करो। तो अगर ऐसा होता है कि फुल सेटलमेंट है, तो हम ये देखते ही नहीं कि लाइबिलिटीज या एसेट किसका अमाउंट बड़ा छोटा है, हम ये देखते ही नहीं। हम आपस में मान लेते हैं कि ये कैंसिल हो गए और इनका फर्दर आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा और इसकी कोई एंट्री भी पास नहीं होगी। ना हम कल के दिन क्रेडिटर्स को पे करेंगे, ना ही कल के दिन हम अपने स्टॉक को बेचेंगे, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गए। बोलो सिंपल है, बात समझ में आ गई? हाँ। बट बात करें पार्ट सेटलमेंट में, तो पार्ट सेटलमेंट में ना पूरा इग्नोर नहीं किया जा सकता बेटा। यहाँ पर देखो सेम वही केस है कि क्रेडिटर्स आपके बिजनेस के एसेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप अपना स्टॉक दे दो, तो हम मान लेंगे आपने पेमेंट करी है। पर क्योंकि ये पार्ट सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर कहेगा कि देखो मैं आपके स्टॉक लेकर जा रहा हूँ 1 लाख रुपए के, पर आपने मुझे देने कितने, 1,20, तो 1 लाख का जो मैं स्टॉक लेकर जा रहा हूँ वो कैंसिल हो गया, वो माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पर जो क्रेडिटर मेरे यहाँ अभी भी बच रहे हैं 20,000 रुपए के, उसका क्या? तो हमें ना उसकी पेमेंट करनी होगी, हमें उसकी पेमेंट करनी होगी। पर हम 1,20,000 की पेमेंट नहीं करेंगे क्रेडिटर को, सिर्फ 20,000 की पेमेंट करेंगे, सिर्फ 20,000 की। क्योंकि 1 लाख का जो संडे क्रेडिटर था ना, 1 लाख का संडे क्रेडिटर, वो कैंसिल हो गया हमारे स्टॉक के साथ। पर क्योंकि ये पार्ट सेटलमेंट है, तो जो 20,000 रुपए बच रहा है क्रेडिटर में, हम उसे अब भूल नहीं सकते बेटा। जैसे हम यहाँ फुल सेटलमेंट में भूल गए थे पूरा, पर यहाँ पे ना हम क्रेडिटर का 20,000 का अमाउंट भूल नहीं सकते, हमें उसे वो पे करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आगे जाके मैं क्रेडिटर को टू बैंक अकाउंट के, यानी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट के नीचे अगर मैं संडे क्रेडिटर को 20,000 रुपए पे करता हूँ, तो ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस ही तो होगा, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। पर क्योंकि हम ये पे कर रहे हैं क्रेडिटर को 20,000 रुपए आगे जाके, तो टू कैश बैंक अकाउंट कर कर हम पेमेंट कर देंगे 20,000 रुपीज। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म को एक्सपेंस हुआ, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और क्योंकि आप कैश बैंक में पेमेंट कर रहे हो, तो टू कैश बैंक अकाउंट कर कर आपने अपना क्रेडिट कर दिया कैश बैंक को, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है। तो कैश बैंक एसेट होता है, एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट हो गया। बोलो क्लियर होगी बात? एग्जाम में ना स्पेसिफिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के में, जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाते हो ना, तो ये एंट्रीज पूछ ली जाती है, पता है आपको? तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लो। आपका जो बोलते हैं ना कि 4 मार्क्स में आता है एंट्री कभी कभी, तो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में एंट्री आ जाए गलती से, तो आप इसको बिल्कुल भी गलत ना करो, इसलिए इसको ध्यान से सुन लो, ठीक है? अच्छा, एक पार्ट सेटलमेंट लास्ट रह गया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ ना उल्टा हो गया है, स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है, एसेट का अमाउंट ज्यादा है और लाइबिलिटी का अमाउंट कम है। अच्छा, अभी भी हमारा क्रेडिटर कह रहा है कि मैं ना आपके स्टॉक को लेकर जाना चाहता हूँ, तो हम कह रहे हैं ठीक है लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमारा क्रेडिटर हमारे स्टॉक को लेकर जा रहा है, तो स्टॉक का अमाउंट इस बार ही ज्यादा है, एसेट का अमाउंट ज्यादा है। और क्योंकि ये पार्ट सेटलमेंट का केस है, तो यहाँ पर ना अब पार्टनरशिप फर्म बोलेगी देखो क्रेडिटर, हमने आपको 1 लाख की पेमेंट करनी है, पर आप हमारा स्टॉक कितने का लेकर जा रहे हैं, 1,20,000 का लेकर जा रहे हैं। तो आप ना हमारे स्टॉक की जो रिमेनिंग पेमेंट है, अब देखो
1 लाख तक का स्टॉक लेकर जाता ना क्रेडिटर, वो ठीक था, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट ही कितनी करनी थी, 1 लाख। तो अगर हमारा स्टॉक को 1 लाख का लेकर जाता है, ठीक है। पर मेरे बच्चे 20 हजार का स्टॉक अभी भी फालतू बच रहा है, जो कौन लेकर जा रहा है, क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर हमारा 1,20,000 का स्टॉक लेकर जा रहा है, ज्यादा अमाउंट पे लेकर जा रहा है। तो ऐसे में मेरे बच्चे पार्टनरशिप फर्म कहेगी, ऐसे में तो हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट सेटलमेंट है। देखो फुल सेटलमेंट होता है ना तो इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं कि लाइबिलिटीज का अमाउंट ज्यादा है कि एसेट का अमाउंट ज्यादा है। हमने बोलते ना, सेटलमेंट करने के बाद अगर हमारा एसेट, हमारा लाइबिलिटी अगर एसेट लेकर जाता है, सेटल्ड होता है, तो उसके बाद हमने क्रेडिटर को पे करना है कि एसेट को बेचना है, हम ये सब देखते ही नहीं फुल सेटलमेंट में। बट पार्ट सेटलमेंट में हमें ये चीज देखनी होती है कि एसेट का अमाउंट ज्यादा है कि लाइबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है। तो सेकंड केस में तो लाइबिलिटी का अमाउंट ज्यादा था, बट थर्ड वाले केस में बेटा हमारे एसेट का अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म कहेगी, देखो लाइबिलिटी आप तो 1 लाख से फिनिश ऑफ हो जाओगे, पर मेरे स्टॉक में अभी भी 20,000 रुपये बच जाएंगे। तो उस 20,000 के स्टॉक का क्या, तो हम एज अ पार्टनरशिप फर्म क्रेडिटर को कहेंगे कि आपको वो 20,000 रुपये हमें पे करने होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो 20,000 का स्टॉक है ना, वो बिकी तो रहा है क्रेडिटर के थ्रू, है ना। तो ऐसे में बाय बैंक अकाउंट करके हम अपने स्टॉक को 20,000 से बेच देंगे, दैट इज नोन एज पार्ट सेटलमेंट। तो पार्ट सेटलमेंट में बस ये देखो कि एसेट का अमाउंट ज्यादा है कि लाइबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है। अगर लाइबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है, पे कर दो। एसेट का अमाउंट ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना आप बेच दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अगर देखो यहाँ पर एंट्री पास करनी हो, तो देखो 1 लाख का स्टॉक और 1 लाख का सन्डी क्रेडिटर आपस में तो कैंसल हो गए, पर जो 20,000 का स्टॉक फालतू बच रहा है उसका क्या, तो वो हम क्रेडिटर को बेच रहे हैं, और बेचने से बेटा हमें फायदा हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। पर क्योंकि हम इसको कैश बैंक में बेच रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आ भी रहा है, तो कैश बैंक हमारा क्या हो गया, एसेट, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है कि जो अगर आपकी थर्ड लाइबिलिटी है, अगर यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अगर वो आपके बिजनेस के एसेट को लेकर जा रही है, तो फुल सेटलमेंट पे लेकर जा रही है कि पार्ट सेटलमेंट पे लेकर जा रही है। और अगर पार्ट सेटलमेंट पे लेकर जा रही है, तो किसका अमाउंट ज्यादा है, एसेट का कि लाइबिलिटी का, ठीक है। एसेट का ज्यादा होगा तो रिमेनिंग एसेट को बेच दो, ठीक है। और लाइबिलिटीज का एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा होगा तो उसे पे कर दो। एंट्रीज मैंने आपको बताई दी, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ना हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमने अब पढ़ना है, वो है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में ना हम मेनली कौन सी लाइबिलिटीज पे करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी। बट कभी कभी ना बेटा हमारा जो बिजनेस का ओनर होता है यानी पार्टनर होता है, वो भी फर्म को क्या देता है, लोन देता है। तो उसके लिए ना हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो हमने प्रायर क्लास में क्वेश्चन किया था, तो वहां पर लाइबिलिटी साइड में हमें 20 का लोन दिख रहा था, याद है ना। तो ऐसे में जो अगर 20 कौन है, 20 है आपका पार्टनर, ठीक है। तो अगर पार्टनर लोन देता है ना, तो उसका फिर हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो देखो हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, तो कैसे बनाना है अपने पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो वैसे ही पहले फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिटेड की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की। और मेरे बच्चे जो पार्टनर्स लोन होता है ना, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी अकाउंट होता है, पर क्योंकि ये लोन पार्टनर ने दिया था, इसलिए हमने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करा बेटा, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है। अब जो भी बैलेंस शीट में आपको अमाउंट दिखेगा ना लोन का, पार्टनर लोन का, उसे आप क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, जितनी लायबिलिटीज बढ़ती है क्रेडिट, जितनी घटती है उतनी डेबिट, ठीक है। अगर हम पेमेंट वगैरह करें तो लायबिलिटीज डेबिट होती है, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा होगा पार्टनर के लोन का, वो यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है। और फिर आपको बेटा अपने पार्टनर्स के लोन की पेमेंट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, कि किसी पार्टनर का लोन था 2500 रुपये, मान लो, ठीक है। कोई पार्टनर था, उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था 2500 रुपये। तो यहाँ पर आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 2500, और फिर 2500 रुपये की उसको पेमेंट भी कर देंगे, बात खत्म, सिंपल। पेमेंट कर देंगे आप 2500 रुपये, ठीक है, अकाउंट फिनिश हो गया, ठीक है। बट कभी कभी ना क्वेश्चन कहता है, ये हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी क्वेश्चन एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा कि पार्टनर कह रहा है कि आप ना मुझको 2500 रुपये मत दो, देने तो 2500 रुपये हैं, क्योंकि मैंने 2500 रुपये का लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को, ऐसा पार्टनर बोलता है, पर आप ना मुझे, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है,
ठीक है। तो ऐसे में आप मुझे एक काम करो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दया दिखा देता हूँ, आप मुझे सिर्फ 2,000 रुपये दे दो फुल सेटलमेंट। पार्टनर कहता है कि मेरे लोन के मुझे आप 2,000 रुपये दे दो। तो अगर हम 2500 के बदले पार्टनर को कितने रुपए दे रहे हैं, 2,000 रुपये दे रहे हैं, तो ऐसे में मेरे बच्चे यहाँ पर अगर आप देखें तो डेबिट साइड में एक बैलेंस आ जाएगा 500 रुपये का, क्योंकि मैंने 2500 के बदले 2,000 ही दिए, तो फिर 500 कहाँ गए। तो ये जो 500 रुपये का अमाउंट आया ना बेटा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। और इस प्रॉफिट को ना हम कहाँ भेज देंगे, रियलाइजेशन में। अच्छा, रियलाइजेशन में क्यों भेजेंगे 500 रुपये के प्रॉफिट को? रीजन बीइंग, क्योंकि ये तभी हुआ है जब हमारा बिजनेस बंद हुआ है। अगर हमारा बिजनेस बंद ना होता ना, तो हमारा पार्टनर दया ना दिखा रहा होता, पूरा पैसा लेता हमसे वापस। समझ में आई बात? इसलिए ना ये जो 500 रुपये जो उसने ये हमें बोलते हैं ना कि थोड़ा फायदा दिया है 500 रुपये का, हमारे पार्टनर ने कहा 2500 रुपये के बदले 2,000 की पेमेंट कर दो फुल सेटलमेंट में, 500 रुपये मत दो। तो ऐसे में जो 500 रुपये का फायदा हुआ है पार्टनरशिप हमको, इसको हमें रियलाइजेशन में भेजना होता है। यहाँ तो हम डेबिट कर रहे हैं, तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये मैंने पहले नहीं बताया था आपको, क्योंकि पहले मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता था, शायद अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय, जो भी पार्टनर होगा ABCXYZ, उसका नाम लिखेंगे। फिलहाल अभी मुझे पता नहीं वो कौन पार्टनर है, तो मैंने लिख दिया बाय पार्टनर्स लोन। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। देखो पार्टनर्स लोन में क्या हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, क्योंकि यहाँ 500 रुपये का फायदा हुआ, तो यहाँ डेबिट हो गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने पार्टनर के लोन को इतना पेमेंट नहीं किया। ठीक है, पार्टनर्स लोन को हमने इतना पे नहीं किया, ये फायदा हो गया। यहाँ तो डेबिट में बैलेंस आया, पर जब रियलाइजेशन में जाएगा तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर 500 रुपये लिख दूंगा। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है, तो अपने सेंसर्स क्या रखना है वहां पर, ऑन रखना है। ठीक है, चलो। हालांकि ज्यादातर तो आप अपने पार्टनर्स को लोन का जो पेमेंट करेंगे वो पूरा ही करेंगे, बट कभी कभी अगर कम कर रहे हो, पार्टनर ने दया दिखा दी, तो 500 रुपये का वो फायदा होगा जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। अब अगर एंट्री पास करनी हो तो कैसे करेंगे, देखो ये तो ओपनिंग बैलेंस था, इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि ये पहले से चलता हुआ आ रहा है, बैलेंस बैलेंस शीट से मिल जाता है ये। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, उसको पे कर रहे हो। तो क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर्स का लोन पे करोगे, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। जब लायबिलिटी कम होती है ना बेटा, तो डेबिट होता है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्या कर देंगे अब हम, डेबिट कर देंगे। तो ये डेबिट कर दिया, पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। पर अगर आप कभी कभी पेमेंट कम करेंगे, 2500 रुपये का लोन देना था, पार्टनर को पे करना था लोन का पैसा, पर आप कितना दे रहे हो, सिर्फ 2,000, तो 500 रुपये का जो फायदा हुआ वो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में। यही तो बताया आपको यहाँ पर, तो ये एंट्री होगी देखो इसकी। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू रियलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिंपल है। तो ये अकाउंट है, ये इसकी जनरल एंट्री। ठीक है, चलो। थर्ड में आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो सिंपल, सो वेरी वेरी सिंपल बेटा। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो याद रखना जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स आपको ड्रॉ करने होंगे एक पर्टिकुलर का, बाकी पार्टनर्स जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। आप पार्टनर्स के अकाउंट में जितना फेवरेबल चीजें इनकम वगैरह डालोगे, उसका अकाउंट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और जितना एक्सपेंसेस वगैरह अनफेवरेबल चीज़ें डालोगे, पार्टनर्स का कैपिटल उतना डाउन होता चला जाएगा। सबसे पहले बेटा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो सबसे पहले इसमें आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले यही आता है। और क्योंकि ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो जनरली जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं कैपिटल के, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ए और बी का बैलेंस आप यहाँ से लिख दोगे। पता कहाँ से चलेगा भाई, बैलेंस शीट दी हुई होगी क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट में ना पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ रहता है, उसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आएगा। सेकंड पॉइंट होता है कि आप ना जस्ट पार्टनर्स कैपिटल से पहले क्या बनाकर आए होंगे, पार्टनर्स लोन, और पार्टनर्स लोन से पहले क्या बनाकर आए होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में, लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में। तो अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है और आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो ऐसे में वो प्रॉफिट लॉस आपको फिर पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनर्स को देना होता है। तो अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया है,
तो यहाँ पर मेरे बच्चे पार्टनर का फायदा होगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट आपने निकाला है रियलाइजेशन अकाउंट से, ए बी जो भी पार्टनर है आपके, वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे। बट अगर मान लीजिए कि लॉस हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर आप लॉस दे रहे हो ना, तो उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा नहीं, कम होगा, तो उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, यानी डेबिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए कि दूसरा पॉइंट ये हो गया सेकंड, ठीक है। थर्ड होता है मेरे बच्चे, अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है, कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेकर जा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ करना होता है। अब देखो, हमने जब प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था, तो आपको याद होगा बेटा कि हमारा एक पार्टनर था, कौन, ए। वो क्या लेकर जा रहा था, स्टॉक, याद है। तो आधा स्टॉक जो था हमारा, हाफ स्टॉक तो बेटा हमारा किस में बिका, कैश बैंक के थ्रू। पर जो आधा स्टॉक था ना हमारा, आधा स्टॉक, वो आधा स्टॉक हमारा कौन लेकर गया था, ए, याद है। तो पार्टनरशिप फर्म ने, अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा था, तो उसको भी अपना फायदा दिखाया था, क्रेडिट साइड पे दिखाया था। अगर आपको दिख रहा हो तो लो, फ्रेम में रख दिया मैंने, कि हम उसको फायदा ही दिखा रहे थे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम पार्टनर को बेच रहे हैं। अब एक बार बताओ, बच्चे कहते हैं सर पार्टनर को बेच रहे हो, पैसे नहीं, पैसे तो नहीं दे रहा, तो फायदा कैसे हुआ आपका, अपने से क्रेडिट साइड में कैसे लिखा था रियलाइजेशन में। तो मैंने वहां पर भी बताया था बेटा कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट को, जैसे इस क्वेश्चन में स्टॉक को बेच रही थी, आधा स्टॉक किसको बेच रही थी, पार्टनर ए को, तो भले ही हम ये पार्टनर को बेच रहे हैं बेटा, पर ये बिक रहा है पार्टनर के थ्रू, तो ये पार्टनरशिप फर्म का फायदा है और यहाँ क्रेडिट हो रहा है। पर ये इसलिए भी फायदा है बेटा कि पैसे तो चलो नहीं मिल रहे, कैश बैंक के अंदर नहीं आया ये, पर हम उस पार्टनर की कैपिटल क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, हम उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। और जब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो कल के दिन हम जब फाइनल पेमेंट करेंगे बेटा, फाइनल पेमेंट करेंगे, तो फाइनल पेमेंट भी हमें कम करनी पड़ेगी। तो बात तो उतनी है ना। अगर हम इसको कैश बैंक में किसी थर्ड पार्टी को भी बेचेंगे, तो जो पैसा आएगा, फिर कल के दिन हमें अपने पार्टनर को भी पे करना है, कैपिटल का पैसा तो वहां देना पड़ेगा। और अगर हम ये एसेट, अगर सारे के सारे एसेट अगर हम बाहर थर्ड पार्टीज को नहीं बेचते हैं, अगर कुछ एसेट अगर हम अपने पार्टनर को भी दे देते हैं, तो उतना फिर हम अपने पार्टनर की कैपिटल क्या कर देंगे, रिड्यूस, तो उससे कल के दिन हमें पार्टनर्स की कैपिटल को कम पैसा देना होगा। तो बात उतनी ही पड़ती है बेटा। तो इसलिए ना पार्टनरशिप हम ये कहती है कि अगर मेरा एसेट बैंक में बिक रहा है, तो भी वो फायदा है, ठीक है। और अगर मेरा एसेट पार्टनर के थ्रू बिक रहा है, तो भी वो मेरा फायदा है। पैसे नहीं आ रहे तो क्या हुआ, हम उस पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। यहाँ फायदा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट दिखाया, जब पार्टनर्स के अकाउंट में आएंगे, तो वहां पर हम ए की कैपिटल कम कर देंगे। मैंने फिलहाल यहाँ फॉर्मेट बनाया है, तो ए बी में दोनों में मैंने ट्रिपल एक्स कर दिया, ठीक है। बट याद रखें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है, तो उस पार्टनर की कैपिटल को फिर हमें रिड्यूस भी करना होता है। यहाँ लिखते हैं, ये गलती से रिवोल्यूशन हो गया बेटा, इसको ठीक कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे। बट अगर कोई पार्टनर बिजनेस की क्या लेकर जा रहा है, लाइबिलिटी, जैसे हमने कल की क्लास में क्वेश्चन किया था मिसिज एज लोन, याद है। तो मिसिज एज लोन जो था, मिसिज एज लोन, वो कौन लेकर जा रहा था, ए पार्टनर कह रहा था मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा। तो ऐसे में अगर मिसिस एज का लोन कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर ए, तो पेमेंट हो रही है, बट किसके थ्रू हो रही है, ए पार्टनर के थ्रू। देखो, अगर ए ना लेकर जा रहा जाता, तो मिसिस एज का जो लोन का पेमेंट है, वो हमें किसके अंदर करना पड़ता, टू बैंक अकाउंट के अंदर करना पड़ता, लिखना पड़ता भाई यहाँ पे मिसिस एज लोन, मिसिस एज लोन लिखना पड़ता और पेमेंट करनी होती। पर क्योंकि क्योंकि पार्टनर ए ने कह दिया मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, तो ऐसे में मेरे बच्चे लाइबिलिटी की पेमेंट हुई है, बट पार्टनर के थ्रू हुई है। तो पार्टनर कहता है मैं पेमेंट तो कर दूंगा, पर आपको मुझे मेरा अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, अगर बिजनेस खुद से कैश में पे कर दे, तो वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है ही। पार्टनर के थ्रू पे कर दे, तो भी बिजनेस का एक्सपेंस है ही, क्योंकि अब हमें उस पार्टनर का अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा, बात तो उतनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, अगर कोई पार्टनर ना लाइबिलिटी लेकर जाता है बिजनेस की, तो हमें उस पार्टनर का अकाउंट बढ़ाना होता है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो लाइबिलिटीज टेकन ओवर, और जो भी पार्टनर लाइबिलिटी को लेकर जा रहा है, उसका अकाउंट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाइए और देखिए
कि आपके पास कितने टाइप के प्रॉफिट हैं। तो देखो 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं यहाँ पर, और 3 टाइप के लॉसेस होते हैं। हालांकि क्योंकि पीएनएल का प्रॉफिट हो गया था हमें, तो वो तो लाइबिलिटी साइड दिख रहा था, तो पीएनएल हमारा डेबिट साइड में नहीं आ सकता था फिर। पर यस, यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ हमारे पास लॉसेस होते हैं। देखो, अगर कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, तो उसको आप किसके बीच में बांटो? पार्टनर्स के बीच में बांटो। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट है बैलेंस शीट के अंदर, लाइक पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, तो आप बांट दो अपने पार्टनर्स के बीच में। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्वेश्चन में दे रखा है, उस रेशो में बांट दो। ठीक है। और अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर आप बांटते हो, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। पर आप देख सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर में बेटा मैंने थोड़ा थिंकिंग वाला पॉइंट बना रखा है। क्यों? क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में तभी आता है या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम ही ना आया हो। अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारा रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर क्लेम आया भी है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम आना चाहिए क्लेम। अगर कम आ रहा है क्लेम, तो जितना बचा हुआ रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो हम पार्टनर के बीच में यहाँ पर बांट सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो इसमें मैंने कल भी बताया था आपको कि कब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर के बीच में बढ़ता है और कब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, मैंने सारा आपको बताया था। आईएफआर की बात करूं बेटा, तो आईएफआर तभी यहाँ पार्टनर को बांट सकते हो अगर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, अगर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आईएफआर दिख तो रहा है पर बगल में कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, तब हम इस आईएफआर को सीधा पार्टनर के बीच में यहाँ पर बांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए थिंकिंग बनाया है कि आप प्लीज एक बार चेकआउट कर लें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर को यहाँ बांटना है कि नहीं बांटना है, थोड़ा ध्यान से। ठीक है। बाकी पीएनएल और जनरल से दिख रहे तो उन्हें बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आपको लॉस दिख सकता है, जरूरी नहीं कि पीएनएल का प्रॉफिट ही हो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड भाई एसेट साइड पीएनएल का लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस है तो पीएनएल का लॉस बांट दीजिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है तो वो बांट दीजिए, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, फिक्टिशियस एसेट तो वो बांट दीजिए। ठीक है। बस मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि जो परचेज गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर, वो यहाँ पर राइट ऑफ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर परचेज गुडविल को एक नॉर्मल एसेट माना जाता है। माना जाता है कि कल के दिन वो बिक सकता है, तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ना कि परचेज गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के बीच में राइट ऑफ करते हैं। ऐसा नहीं होता है, याद रखना गुडविल के कंसेप्ट में जो परचेज गुडविल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही फिक्टिशियस एसेट हो जाते हैं, पीएनएल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो बैलेंस शीट में अगर आपको एसेट साइड ये फिक्टिशियस एसेट लॉस दिख रहे हैं, तो आप इसे पार्टनर के बीच में राइट ऑफ कर दीजिए। ये अगर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे पार्टनर के बीच में क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जो भी ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो है, जो भी रेशो दे रखा है उस रेशो में बांट दीजिए। आफ्टर दैट ना बेटा चेकआउट करो। फिर देखो चौथी चीज आपने ये डाल दी बैलेंस शीट से प्रॉफिट लॉस देखकर। ठीक है। अब फाइनली आपको ये देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड कि डेबिट साइड। अगर मान लो आपने पार्टनर्स के अकाउंट में फेवरेबल चीज है, यानी पॉजिटिव आइटम्स ज्यादा डाली हैं और नेगेटिव आइटम्स कम डाली है, तो पार्टनर्स का बैलेंस क्योंकि पॉजिटिव साइड का ज्यादा होगा क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का कम होगा, तो बैलेंस कहाँ बचेगा? डेबिट साइड में। और ये पैसा ना हमने लेना नहीं है पार्टनर को, पार्टनर को देना है। तो टू कैश बैंक करके हम उनको ये पेमेंट कर देंगे, आराम से ये निकलता है बैलेंस। सारे आइटम्स प्लस कर दो, सारे आइटम्स माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा वो पे कर दो। ऐसे बी का भी हम पे कर देंगे। बट अगर किसी भी वजह से अगर ए का नेगेटिव बैलेंस ज्यादा हो जाता है, पार्टनर्स का, ए बी पार्टनर जो भी हैं उनका अगर डेबिट साइड कैपिटल का यानी नेगेटिव साइड बड़ा हो जाता है और पॉजिटिव साइड कम हो जाता है बेटा, तो ऐसे में बैलेंस कहाँ बचेगा? क्रेडिट साइड में, जिसे हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक। और ये पैसा हम पार्टनर से लेंगे नहीं, पार्टनर सॉरी पार्टनर को देंगे नहीं, पार्टनर से लेंगे ये वाला पैसा। ठीक है। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, पॉजिटिव साइड बड़ी है, नेगेटिव साइड छोटी है, तो ऐसे में बैलेंस बचेगा कहाँ? डेबिट साइड में, जो हम अपने पार्टनर्स को पे करेंगे। तो देखो लिखा भी है पेमेंट टू पार्टनर, ये पे कर दिया जाएगा पार्टनर को। बट अगर नेगेटिव आइटम्स ज्यादा हैं और पॉजिटिव आइटम्स कम है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा? फिर क्रेडिट साइड में। तो ये बैलेंस ना हमें रिसीव करना है किससे? पार्टनर से। पेमेंट रिसीव फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लेना है। बोलो बात समझ में आया? हाँ। तो ये बाय कैश बैंक करके ले लेंगे। तो ये हमें देखना होगा कि बैलेंस कहाँ बच रहा है जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा।
फिर लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं अपना बेटा कैश एंड बैंक अकाउंट, और चाहे कैश हो चाहे बैंक अकाउंट हो, फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा पूरा, कॉपी एंड पेस्ट। अब कैश बैंक बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट। जितना कैश बैंक आएगा, जितना कैश बैंक में पैसा आएगा, बिजनेस का एसेट उतना बढ़ेगा, डेबिट। और कैश बैंक में, कैश बैंक के थ्रू जितना पैसा जाएगा, जितनी हम पेमेंट्स करेंगे बेटा, उतना होगा हमारा माइनस, यानी उतना होगा हमारा एसेट रिड्यूस, यानी क्रेडिट होगा। अब मान लीजिए बैलेंस शीट आप देखेंगे, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, तो याद है हमें बैंक का बैलेंस दिख रहा था कितना, 20,000। तो ये देखकर रियलाइजेशन में नहीं गया था, कांटा लगाया था, क्यों? क्योंकि इसके लिए कैश बैंक अकाउंट बनता है ना, वहां जाएगा ये। तो देखो आ गया समझ। तो ये जो बैंक का बैलेंस होता है ना, यहाँ पे ये सबसे पहले ट्रांसफर होता है एज अ ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद आपको बस ये देखना है कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा गया। सबसे पहले बेटा जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, मान लो कल के क्वेश्चन में आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, तो एसेट को बेच के पैसा आता है, सबसे पहले एसेट को बेच के पैसा आता है। तो जो एसेट को बेच के पैसा आ रहा है रियलाइजेशन से, तो वहां तो क्रेडिट है। तो जब कैश बैंक में आएगा तो यहाँ डेबिट होगा, क्योंकि कैश बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट रियलाइज, लिखेंगे इतना पैसा हमारे पास आ गया। ठीक है। पर मेक श्योर रखना बेटा थोड़ा ध्यान से, आपको वही अमाउंट कैश बैंक का लिखना है जो आपने रियलाइज करा है। जो पार्टनर के थ्रू बेचा है, वो तो पार्टनर्स कैपिटल की हेडिंग में आया है ना, उसका ट्रीटमेंट तो आपने कैपिटल अकाउंट में भी करा था, याद है? ये देखो कैपिटल अकाउंट में करा है, उस पार्टनर का आपने अकाउंट भी रिड्यूस कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखकर, ब्रैकेट में एसेट टेकन ओवर कर पार्टनर का अकाउंट भी रिड्यूस कर दिया। तो जो एसेट पार्टनर लेकर जा रहा है ना, तो वो थोड़ी बैंक की हेडिंग में आया है। तो जो बैंक की हेडिंग में है, जितने एसेट आपने बैंक के थ्रू बेचे हैं, वो आपके कैश बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। यहाँ क्रेडिट है क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में फायदा हो रहा था, तो यहाँ तो क्रेडिट हुए, पर बैंक अकाउंट में जाके ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि पैसा आ भी रहा है। दूसरा बेटा, आपने पेमेंट करी भी है, आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे भी किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ डेबिट है क्योंकि ये एक्सपेंस है। पर जब बैंक अकाउंट में जाएगा तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि वहाँ पैसा आपका जा रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ क्रेडिट होगा। तो जो भी पेमेंट आपने टोटल करी है, जैसे यहाँ 73 करी है, तो जब आप अपने बैंक अकाउंट में जाओगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, और यहाँ लिख दोगे 73,000, इस तरीके से। समझ में आया? अच्छा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है, इसकी स्पेशल क्लास लूंगा, पर अभी नहीं। एक दो क्लास में आपको ना फुल फ्लैजेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जहां आप रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाओगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, और कैश बैंक अकाउंट भी बनाओगे, पूरा काम करोगे तो एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं ना आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस पे भी लेकर जाऊंगा, ये क्या होता है, ठीक है, पूरा समझाऊंगा अच्छे से। पर फिलहाल के लिए जो भी आपने लाइबिलिटीज पे करी है कैश बैंक के थ्रू या रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करें, तो यहाँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट लेकर आप अपना कैश बैंक रिड्यूस कर देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? अब बेटा सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपने किसको पे किया, देखो रियलाइजेशन अकाउंट से आपने एसेट को बेच दिया, और आप अपने लाइबिलिटीज को भी पे आउट कर चुके हो, ठीक है, ये दोनों हो चुका है। अब अब आपने इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स लोन, तो आपने अपने पार्टनर्स की भी तो लोन की रिपेमेंट करी है, उनको भी तो पैसा दिया ना। देखो यहाँ डेबिट किया था, करा था ना, क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी कम हो रही थी। पर जब आप अपने कैश बैंक अकाउंट को बनाओगे, तो वहां पर तो आप अपना बैंक रिड्यूस करते हुए भी दिखाओगे ना। तो यहाँ आप लिखोगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, और यहाँ पर आप अपना क्या कर दोगे बेटा, पेमेंट करते हुए अपना बैंक अकाउंट रिड्यूस भी कर दोगे, यानी क्रेडिट कर दोगे। फिर उसके बाद आपने लास्ट में किसको पे किया बेटा, अपने पार्टनर्स को पे किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। लास्ट में बेटा जो बैलेंस आया, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड छोटी होगी, तो ऐसे में जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में बचेगा। और क्योंकि पॉजिटिव आइटम्स ज्यादा है, नेगेटिव आइटम्स कम है, तो जो डेबिट में बैलेंस बचेगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, और वो कहीं ना कहीं हमें पार्टनर को पे करना होगा। तो यहाँ डेबिट है क्योंकि यहाँ हम पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी बिजनेस की कम हो रही है। बट जब हम कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्रेडिट भी कर देंगे, क्योंकि पैसा हमारा जा रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ में आई? यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, पर अगर ए और बी पार्टनर है तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल लेकर आप पेमेंट कर। बोलो बात समझ में आई? हाँ। बट अगर मान लो नेगेटिव आइटम्स ज्यादा हो गए और पॉजिटिव आइटम्स कम हो गए, तो ऐसे में बैलेंस कहाँ बचेगा, क्रेडिट साइड में, जिसे बाय बैंक, बाय कैश बैंक करके आप पे कर दोगे। किसको, अपने पार्टनर को, ये पेमेंट करनी होगी, इसलिए लिख, ओ सॉरी, ये पेमेंट हम रिसीव करेंगे पार्टनर से, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर का ना नेगेटिव आइटम्स ज्यादा हो गया है और पॉजिटिव आइटम्स कम हो गया है।
तो जो ये बैलेंस आएगा ना, ये नेगेटिव बैलेंस आएगा, और ये हमें देना नहीं है पार्टनर को, ये हमें पार्टनर से वापस लेना है। तो लेंगे तो इससे क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, पर जब हम कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बिजनेस का ना कैश बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम पार्टनर से पैसा ले रहे हैं क्योंकि उनकी कैपिटल नेगेटिव हो गई। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कहाँ उनका बैलेंस आ रहा है, डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है। डेबिट में आ रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब वो देना है पार्टनर को, फिर वो बेटा क्रेडिट साइड में आएगा कैश बैंक अकाउंट के। बट अगर मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है, तो ऐसे में हमने वो पैसा उन्हें देना नहीं, उल्टा लेना है पार्टनरशिप फर्म ने, तो ऐसे में बिजनेस का कैश बैंक बढ़ जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है। और फाइनली फिर बेटा जब आप कैश बैंक अकाउंट बनाओगे तो ये बोथ साइड इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड टैली हो जाएगा, और अगर ये टैली नहीं हो रहा है ना मेरे बच्चे, तो इट मीन्स कि आपने कुछ गलत कर दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो इसलिए बेटा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ना बंद हो रही है, जितना पैसा आएगा ना उतना पैसा जाएगा, याद रखना। 1 लाख रुपए आया होगा तो 1 लाख रुपए चला भी जाएगा, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है। इसलिए बोथ साइड ना इक्वल होगा। और आप जरा ध्यान से देखो, एसेट को बेच के बेटा पैसा आया, और ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस पहले से था। सबसे पहले आपने अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे करी, फिर उसके बाद आपने अपने पार्टनर्स के लोन को पे किया, और उसके बाद आपने अपने पार्टनर्स के कैपिटल को पे किया। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। और याद करो जब आपने मुझसे पहला लेक्चर पढ़ा था इसका, तो मैंने आपको यही बताया था कि सबसे पहले हम जब फर्म डिसॉल्व होती है तो एसेट को बेचते हैं, जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज को रिपे करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को रिपे करते हैं, फिर पार्टनर्स लोन, और फिर इंटरनल लायबिलिटी यानी पार्टनर्स कैपिटल। तो आप जब यहाँ कैश बैंक अकाउंट देख पा रहे होंगे बेटा, तो यहाँ पर भी देखो यही तो हो रहा है ना। सबसे पहले हमने लाइबिलिटीज को पे किया बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, फिर पार्टनर्स लोन को पे किया, और फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल को पे किया, ठीक है। कभी कभी अगर पार्टनर्स की कैपिटल बेटा अगर पॉजिटिव नहीं बच रही है, नेगेटिव बच रही है, तो उस सिनारियो में फिर हम पार्टनर्स को ना पे नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स को पे नहीं करेंगे, उल्टा उनसे पैसा लेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। ये सिनारियो भी मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स इट बेटा, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस में जा सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आप हो सके तो बेटा जितने कंसेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाए इनका रिवीजन करें घर में, अपने कंसेप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सके उतना करें। आपको कोई डाउट निकल कर आते हैं बेटा, तो आप बेझिझक होके जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज का लेक्चर बेटा यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। कुछ कंसेप्ट रह गए हैं बेटा, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है ना। तो वो हम बेटा 1-2 क्लास के बाद ही देखेंगे, जब हम नॉर्मल क्वेश्चंस करना सीख जाएं फुल फ्लैट, तो उसके बाद हम एक क्लास लेंगे जहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात भी करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ मेरे बच्चे, मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।